गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम सभी पाठ जो हमारे पाठ ऑनलाइन टेस्ट में आएंगे, आज हम उनका रिवीजन करने जा रहे हैं। जितने भी हमसे रिवीजन में हो पाते हैं, कल आपका टेस्ट है तो उससे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं। पाठ हमारा एक, पहला पाठ जो है उसके प्रश्न हम देखते हैं। पहला पाठ था कविता वह चिड़िया जो। पहला पाठ कौन सा है? कविता है वह चिड़िया जो। इसके प्रश्न उत्तर हम देखते हैं। फटाफट सारे चैप्टर्स का हम रिवीजन करेंगे आज। तो पहला प्रश्न है, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है, उस चित्र को क्या बनाना है? हमें कागज पर बनाना है। आपको क्या बनाना है? एक चिड़िया का सुंदर सा चित्र बनाना है। और क्या क्या चित्र उभरते हैं मन में, क्या क्या हम सोचते हैं? वह चिड़िया जो है नीले पंखों वाली और सुंदर चिड़िया है। चिड़िया मधुर स्वर में जंगल में गाती है। वह बहती हुई नदी का पानी पीती है। चिड़िया का आकार छोटा सा है, उसे आजादी बहुत पसंद है। तो हम कोई भी एक नीले रंग की सुंदर चिड़िया जो मान लो जंगल में गा रही हो या नदी के पास बैठी हुई हो, छोटे से आकार की या उड़ती हुई चिड़िया हमें बना सकते हैं। चिड़िया का एक सुंदर सा चित्र हमें बना सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कोई कविता, तुम्हें कोई कविता का कोई और शीर्षक अगर देना हो तो शीर्षक देना चाहो, कौन सा शीर्षक आप देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। और इसमें जैसे नन्ही चिड़िया, सुंदर चिड़िया या परिश्रमी चिड़िया भी आप लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 3 हमारा है, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। इस कविता के आधार पर चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है? तो इस कविता के आधार पर हमें ज्ञात होता है कि चिड़िया को दूध भरे अनाज के दानों, नदी तथा जंगल से प्यार है। चिड़िया झुंडी के दाने एवं अन्य अनाज के दानों को खाना पसंद करती है। इस चिड़िया को गीत गाना पसंद है। जंगल से इसे बहुत प्यार है। यह नदी से भी बहुत अधिक प्यार करती है। अगला हमारा प्रश्न है, आशय स्पष्ट करो। रस उड़ेल कर गा लेती हैं। रस उंडेल कर गा लेती हैं। चिड़िया जंगल में जब अकेली रहती हैं तब वह बिना किसी डर और संकोच से उन्मुक्त भाव से अर्थात स्वतंत्र भाव से गाती हैं। वह कैसे गाती हैं? रस उंडेल कर अर्थात मधुर स्वर में वह गाती हैं। उसकी मधुर स्वर की जो मधुरता है वो वातावरण में क्या कर देती है? रस को घोल देती है। उसके स्वर की मधुरता वातावरण में क्या कर देती है? रस घोल देती है। अगला है, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। चढ़ी नदी का मतलब उफनती हुई नदी। छोटी चिड़िया जो है चढ़ी हुई नदी से बिल्कुल भी नहीं घबराती है। उफनती हुई जो नदी है उससे बिल्कुल भी नहीं घबराती है। वह उफनती हुई नदी के बीच में अपनी चोंच में पानी की बूंद लेकर के उड़ जाती है। जल का मोती अर्थात पानी की बूंद लेकर के चली जाती है, उड़ जाती है। दिल टटोल कर अर्थात बीच में से, उफनती हुई नदी के बीच में से, यानी लबालब भरी हुई नदी की जल राशि का अनुमान लगाकर उस जल राशि में जल का मोती निकाल लाती है। अर्थात उस पानी से चिड़िया अपनी प्यास बुझाती है। इसलिए पानी मोती की तरह क्या होता है? उसके लिए अमूल्य होता है। अब आगे आएंगे अनुमान और कल्पना के आधार पर प्रश्न। तो कवि जो है नीली चिड़िया का नाम कवि ने नहीं बताया, वह कौन सी चिड़िया रही होगी? भी नाम नहीं बताया चिड़िया ने। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पक्षी विज्ञानी सालिम अली की पुस्तक भारतीय पक्षी देखो। इसमें ऐसे पक्षी भी शामिल हैं जो जाड़े में एशिया के उत्तरी भाग और अन्य ठंडे देशों में भारत आते हैं। उनकी पुस्तक को देखकर तुम अनुमान लगा सकते हो कि इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद इनमें से ही कोई एक रही होगी। किनमें से? नीलकंठ, छोटा कोकिला, कबूतर, बड़ा पतरिंगा। तो इस कविता में वर्णित नीली चिड़िया शायद नीलकंठ रही होगी। क्यों? क्योंकि उसके शरीर का ज्यादातर भाग कैसा बताया गया है? नीले रंग का बताया गया है। आकार छोटा तथा आवाज मीठी बताई गई है। तो ये सारे गुण किसमें मिलते हैं? नीलकंठ में मिलते हैं। नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं। इनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोते की चोंच लाल है और शरीर हरा होता है, वैसे ही हमें इन पक्षियों के बारे में लिखना। मैना, तो मैना के पंख भूरे और सफेद रंग के होते हैं और उसकी टांगें कैसी होती हैं? हल्की लाल रंग की होते हैं। मैना के पंख कैसे होते हैं? भूरे और सफेद रंग के होते हैं। और टांगें कैसी होती हैं? हल्की लाल होती हैं। कौवे का पूरा शरीर क्या होता है? काला होता है। बतख सफेद रंग का होता है और इसके पैर जो होते हैं हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। कबूतर का रंग स्लेटी या सफेद होता है। स्लेटी भी होता है, कई कबूतर सफेद रंग के होते हैं।
गर्दन कुछ कुछ नीले रंग की होती है। इसकी टांगें कैसी होती हैं? कबूतर की लाल रंग की होती हैं। अब हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 1 के हम प्रश्न उत्तर कर चुके हैं। पार्ट 3 है, पार्ट 2 के भी हम आगे करेंगे। अभी है पार्ट 3, फटाफट करेंगे हम इनके। अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते हैं? वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते हैं? बाल मन जिज्ञासाओं से भरा होता है। उन्होंने पहले कभी अंडे नहीं देखे थे। उनके घर वालों ने भी अंडों के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं दी थी। उनको पता नहीं था कि अंडों का आकार कितना बड़ा होता है, अंडे किस रंग के होते हैं, उनमें बच्चे पैदा कैसे होते हैं, वे क्या खाते हैं, उनका घोंसला कैसा होता है। तो बच्चों के मन में इस तरह के सवाल आना क्या थे? स्वाभाविक थे। इसमें पूरा उत्तर दिया हुआ नहीं है, आप वापस से सुन लेना। वे आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दिया करते थे? क्योंकि उनके माता पिता के पास उनके सवालों के जवाब देने के लिए समय नहीं होता था। उनके माता पिता के पास में उनके सवालों का जवाब देने के लिए क्या था? समय नहीं होता था। इसलिए वो आपस में ही अपने सवाल और जवाब किया करते थे। प्रश्न नंबर 2 है, केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे थे? तो कार्निस पर चिड़िया के अंडे थे। केशव और श्यामा ने सोचा कि अंडों से बच्चे निकल आए होंगे। उन्हें धूप से बचाने के लिए छत बनाना था, इसलिए टोकरी मंगाई थी और चिथड़ों से उनके लिए गद्दी बनाई गई। दाना पानी मंगाकर उनकी भूख मिटाने का प्रबंध किया गया और प्याली में खाने के लिए क्या रखा गया? दाना और पानी रख दिया था। इस तरह से उन्होंने क्या किया था? कार्निस पर ये सारी चीज़ें रखी थी। इसलिए रखी थी, क्यों रखी थी? क्योंकि चिड़ियाओं के अंडों की सुरक्षा के लिए उन्होंने ये सारी चीज़ें रखी थी। अगला हमारा प्रश्न है, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या फिर नादानी की? तो केशव और श्यामा ने अपनी ओर से तो उन अंडों की रक्षा करनी चाहिए, पर ये उनकी क्या हो गई? नादानी सिद्ध हो गई। चिड़िया अपने अंडों की रक्षा स्वयं कर सकती थी। बच्चे ने अंडे की रक्षा करने के प्रयास में उन्हें छू करके क्या कर दिया? गंदा कर दिया। उन्हें नहीं मालूम था कि यदि वो अंडों को छू लेंगे तो चिड़िया उन्हें छोड़ देगी। वास्तव में तो वे उन अंडों की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन नादानी में रक्षा में क्या हो गई? उन अंडों की हत्या हो गई थी। अब है कहानी से आगे। केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए? यदि उस जगह तुम होते तो क्या क्या अनुमान लगाते और क्या करते? केशव और श्यामा ने क्या अनुमान लगाया? कि इन अंडों से बच्चे निकल आए होंगे। चिड़िया इतना दाना कहाँ से लाएगी? गरीब बच्चे इस तरह चूं चूं करके ही मर जाएंगे। उन्हें धूप से भी कष्ट होगा। यदि केशव और श्यामा की जगह हम होते तो हम अनुमान लगाते कि कोई जानवर या अन्य जीव जंतु तो अंडों तक नहीं पहुंच पा जाएगा। कार्निस तक कोई जानवर न पहुंचे, मैं इसका प्रयास करता या करती। हम अंडों के लिए छेड़छाड़ नहीं करते। चिड़िया के लिए दाना हम कार्निस पर रखने की जगह नीचे क्या कर देते? जमीन पर भी बिखेर सकते थे। लेकिन केशव और श्यामा को इस बारे में जानकारी नहीं थी। अगला हमारा प्रश्न, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए? माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया? क्योंकि वही समय ऐसा था जब वे बाहर आकर चुपचाप चिड़िया के बच्चों को देख सकते थे। माँ उनको देख लेती तो अंडों को हाथ नहीं लगाने देती। माँ के पूछने पर पिटाई के डर से दोनों में से किसी ने बाहर निकलने का कारण नहीं बताया था। पिटाई के डर से उन्होंने बाहर निकलने का कारण नहीं बताया था। प्रश्न अगला है, प्रेमचंद जी ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा। आप इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? हम इसका दूसरा अन्य शीर्षक रक्षा में हत्या या बच्चों की नादानी दे सकते हैं। हम इसका क्या शीर्षक दे सकते हैं? रक्षा में हत्या या बच्चों की नादानी, इसका शीर्षक हमें दे सकते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, इस पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा की है। अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो क्या क्या होता? अनुमान करो और अपने साथियों को सुनाओ। अगर सर्दी के दिन होते, केशव और श्यामा अंडों को ठंड से बचाने की व्यवस्था करते। उनकी माँ उन्हें इतनी सर्दी में बाहर निकालने के लिए डांटती। अगर बरसात का मौसम होता तो वो अंडों को पानी से बचाने के लिए चिंतित रहते। उस समय उन्हें पानी से बाहर निकालने के लिए माँ से डांट सुननी पड़ती। उस समय उन्हें पानी से निकालने के लिए क्या करना पड़ता? अपनी माँ से डांट सुननी पड़ती। प्रश्न नंबर 2 है, पाठ पढ़कर मालूम करो कि दोनों चिड़िया वहां फिर क्यों नहीं दिखाई दी, वे कहाँ गई होंगी। इस पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर बातचीत करो। चिड़ियाओं के सारे अंडे फूट गए, इसलिए दोनों वहां से चली गई।
फिर कभी वापस नहीं आई। वे वहाँ से किसी दूसरी सुरक्षित जगह पर गई होंगी जहाँ घोंसला बनाया होगा और फिर समय आने पर नए अंडे दिए होंगे। इस तरह से इस पाठ का हमारा पूरा हो चुका है रिवीजन। एक प्रश्न और बच गया है। केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों को लेकर बहुत उत्सुक थे। क्या तुम्हें भी किसी नई चीज या बात को लेकर कौतूहल महसूस हुआ है? ऐसे किसी अनुभव का वर्णन करो और बताओ कि ऐसे में तुम्हारे मन में क्या-क्या सवाल उठे होंगे। तो मुझे अपने अब आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। मुझे अपने घर में पैदा हुए बिल्ली के नवजात बच्चों के प्रति कौतूहल बना रहता था। एक बार मेरे घर के पिछले हिस्से में एक बिल्ली ने 3 बच्चे दिए थे। उन्हें देखकर मुझे बहुत कौतूहल हुआ, मतलब जिज्ञासा हुई। बिल्ली अपने बच्चों को मुँह में दबाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती थी। उन्हें देखना तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं माँ से छुपाकर कटोरी में दूध रखाया करती थी और कभी-कभी अपने हिस्से की रोटी भी उन्हें खिला देती थी। मेरे मन में अक्सर ये सवाल उठता था कि बिल्ली अपने बच्चों को मुंह में क्यों दबाती है? तो क्या उन्हें जब मुंह में दबाती है, तो क्या उन्हें दर्द नहीं होता है? इस तरह से आप भी अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो। आगे है पाठ 5, अक्षरों का महत्व। अगला पाठ कौन सा है? अक्षरों का महत्व। पाठ में ऐसा क्यों कहा गया कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई है? तो अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। अब आदमी अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा, जिससे वह सभ्य जाना जाने लगा। आदमी के लिए लिखना आरंभ करने से ही इतिहास का क्या हुआ? आरंभ हुआ और एक पीढ़ी के विचार दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगे। इसी के साथ विकास की गति तेज हुई। इस प्रकार एक नए युग की क्या हुई? शुरुआत हुई। अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ पढ़कर उत्तर दीजिए। तो अक्षरों की खोज का सिलसिला लगभग 6000 वर्ष पहले हुआ। कब हुआ था? लगभग 6000 वर्ष पूर्व शुरू हुआ। इससे पहले व्यक्ति चित्रों के द्वारा अपने भाव व्यक्त करता था, जैसे पशु पक्षियों आदमियों के चित्र। भाव बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। इसके बाद में किनकी खोज हुई? अक्षरों की खोज हुई। अगला प्रश्न है, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? मनुष्य अक्षरों की खोज करने से पूर्व अपने संदेशों तक दूर दूर दराजों के इलाकों तक पहुंचाने के लिए चित्रों का सहारा लेता था। वह पशु पक्षियों आदमियों तथा अन्य वस्तुओं के चित्र बनाकर अपने बात दूर दूर के इलाकों में पहुंचाता था। बाद में इन चित्रों ने भाव संकेतों का रूप ले लिया और मनुष्य इनके माध्यम से अपनी बात पहुंचाने लगा। अब है प्रश्न निबंध से आगे। प्रश्न नंबर 1 है, अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में क्या जानते हो? मतलब जिस तरह से अक्षरों का महत्व है उसी तरह से ध्वनि का महत्व भी हमें बताना है। तो अक्षरों द्वारा लिखकर अपने भाव व्यक्त किए जाते हैं और ध्वनियों के द्वारा कैसे हम अपने भाव व्यक्त करते हैं? बोल करके हम अपने भाव व्यक्त करते हैं। अक्षर और ध्वनि भाषा के दोनों रूप लिखित और मौखिक भाषा के क्या हैं? मुख्य आधार स्तंभ हैं। अक्षरों के बिना लिखा नहीं जा सकता है और ध्वनि के बिना बोलने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। कान से सुनी गई प्रत्येक आवाज क्या होती है? ध्वनि कहलाती है। अपनी भाषा की सार्थक ध्वनियों के उच्चारण द्वारा ही हम अपना भाव व्यक्त करते हैं। इसलिए अक्षरों के सामान्य ध्वनियां भी क्या हैं? अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। अब हम पाठ 1 का भावार्थ देखते हैं। क्या है? पाठ 1 का भावार्थ, पाठ 1 कौन सा? वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार। आपको कराया गया है, सबसे पहले ये पाठ करवाया था। वापस से इसकी व्याख्या देख लेना। प्रस्तुत कविता में कवि ने नीले पंखों वाली चिड़िया के बारे में बताया है। चिड़िया झुंडी के दाने जिसमें दूध भरे हुए हैं, दूध भरा हुआ। झुंडी के दाने कौन से होते हैं? जौ के जो दाने होते हैं बहुत कच्चे वाले, उनमें दूध भरा हुआ, उन्हें बहुत ही रुचि से इच्छा से खाती है। उसे जो कुछ मिलता है वो उसी में क्या कर लेती है? संतोष कर लेती है। ये चिड़िया जो है अत्यधिक संतोषी है। नीले पंखों वाली चिड़िया कहती है कि उसे अन्न से बहुत अधिक प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गाती है, वह छोटी मुंह वाली बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि केदारनाथ क्या कह रहे हैं कि केदारनाथ जी ने नीले पंखों वाली चिड़िया को किसके रूप में प्रस्तुत किया है? गायक के रूप में प्रस्तुत किया है। वह बूढ़े वन अर्थात बरगद के पेड़ पर बरगद पर बैठ करके अपने मधुर गीत गाती है और वह इन गीतों में रस उड़ेल देती है। अर्थात जब वह गीत गाती है तो जंगल में जब उस वातावरण में गीत गाती है तो ऐसे लगता है जैसे चारों तरफ क्या हो गया हो? रस बिखर गया हो।
वह नीले पंखों वाली छोटे मुंह की चिड़िया है जो एकांत में भी उमंग भरी विजन से क्या करती है, बहुत अधिक प्यार करती है। उमंग भरी विजन, विजन अर्थात सुनसान जंगल जो होते हैं, सुनसान जंगल जो होते हैं उन्हें क्या कहा गया है, विजन कहा गया है। तो सुनसान जंगलों से भी वह बहुत अधिक प्यार करती है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने नीले पंखों वाली चिड़िया, एक ऐसी चिड़िया का वर्णन किया है जो उफनती नदी के बीचों बीच जाकर के जल के मोती की बूंदों को चोंच में भर लेती है और चिड़िया को स्वयं पर बहुत अधिक क्या है, गर्व है। नीले वाले पंखों की चिड़िया को नदी से बहुत अधिक प्यार रहता है। इस तरह से हम पूरे पाठ का सारांश देखते हैं। वह चिड़िया जो कविता कवि केदारनाथ अग्रवाल जी की प्रसिद्ध कविता है, इसमें आपने नीले पंखों वाली चिड़िया के स्वभाव के बारे में बताया है। वह संतोषी है, अंश से बहुत अधिक प्यार करती है। वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक गाती है, मुंह बोली है, एकांत में भी उमंग से रहती है। वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल के मोती की बूंदों को चोंच में भरकर ले आती है। उसे स्वयं पर बहुत अधिक गर्व है। वह साहसी है, उसे नदी से बहुत अधिक लगाव है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को क्या किया है, उजागर किया है। अब लास्ट पार्ट हमारा बच गया। हमने पार्ट 1 का रिवीजन कर लिया, पार्ट 3 का किया है, पार्ट 5 का किया है। अब हमारा पार्ट बच गया है बचपन। फटाफट से इसका भी कर लेते हैं। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या करती थी? बचपन में इतवार की सुबह लेखिका अपने मोजे धोती थी, फिर जूतों पर पॉलिश करके उसे कपड़े या ब्रश से रगड़कर चमकाती थी। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है। कौन है लेखिका? कृष्णा सोबती जी इसकी लेखिका हैं। वो क्या क्या उदाहरण देती है? लेखिका अपने समय में आज के समय की दूरी बताने के लिए निम्नलिखित उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। तब उन दिनों में क्या था, रेडियो टेलीविजन की जगह क्या था, घरों में ग्रामोफोन होते थे। पहले कुल्फी होती थी, अब आइसक्रीम हो गई। कुछ कचौड़ी और समोसा अब किस में बदल गए हैं, पेटीज में बदल गए हैं। फालसे और खसखस के शरबत के स्थान पर अब क्या आ गया, कोक और पेप्सी जैसे शीतल पेय पदार्थ आ चुके हैं। उनके समय में कोक नहीं होती थी, बल्कि क्या मिलते थे, लेमनेड और विमटो मिलती थी। प्रश्न नंबर 3 हमारा है, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई ने उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। लेखिका को रात में टेबल लैंप के सामने बैठकर पढ़ने के कारण उनकी नज़र कमजोर हो गई थी, इस वजह से उन्हें चश्मा लगाना पड़ा। उनके चचेरे भाई चश्मा लगाने पर उन्हें छेड़ते हुए कहते थे, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। इस तरह से उनके चचेरे भाई उसे चिढ़ाते थे। लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीजें मजे लेकर के खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम बताओ। लेखिका बचपन में चॉकलेट को बड़े मजे से खाती थी, उनको सप्ताह में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। लेखिका चॉकलेट को साइड बोर्ड पर रख देती थी, फिर बिस्तर पर मजे लेकर के खाती थी। इसके अतिरिक्त कुल्फी, सहतूत, फालसे के शरबत, चॉकलेट, पेस्ट्री, फल मजे से लेकर खाती थी। प्रमुख फल जैसे काफल और चेस्टनट होते थे उस समय। आगे है, लेखिका ने बचपन में हवाई जहाज की आवाजें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन, शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें थी। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें तुम्हें आकर्षित करती हैं, उनके नाम लिखो। आज की आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें हैं कंप्यूटर, टेलीविजन, इंटरनेट, मोबाइल, रोबोट, मेट्रो ट्रेन, मोटर कार, बाइक आदि। ये सारी चीजें आज ज्यादा आकर्षित करती हैं। अपने बचपन की किसी मनमोहक घटना को याद करके विस्तार से लिखो, ये आप स्वयं करोगे। अगला प्रश्न है कि ये काम का नहीं है, इन्हें रहने दो। बाकी जितना भी मैंने रिवीजन किया है उसमें से आपके प्रश्न आएंगे। पाठ में चारों पाठों का मैंने रिवीजन करा दिया है, पाठ नंबर 1, पाठ नंबर 2, 3 और 5। पहले पाठ का आपको भावार्थ भी याद करना है। इस तरह से कल के टेस्ट में ही आएंगे। इसके अलावा व्याकरण के आपके जितने भी टॉपिक आते हैं वो आपको रिवीजन करने हैं। ठीक है, धन्यवाद।